अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मीर अहमद साहिल है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो अचानक से यहाँ पर हमारे सामने नहीं आया, बल्कि इस पर बहुत सारा काम हुआ है विद इन बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद हमारे पास आकर जो आज हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इनके बारे में काम हो रहा है। तो आज हमें वो लिंग्विस्टिक्स डेवलप्ड शेप में मिला है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसकी एक हिस्ट्री रही है। तो आज हम लिंग्विस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स है क्या और हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक लिंग्विस्टिक्स पहुँचा है। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स it has been derived from Latin word lingua, which means language or tongue, or next is sticks, which is science or knowledge, यानी science of language or the knowledge of language or tongue। इसके बारे में लिंग्विस्टिक्स की जो डिसिप्लिन है, की जो स्टडी है, वो सारा इस पर इन्हिसार करती है। लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमारे पास टर्म मौजूद है लिंग्विस्टिक्स, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन 1847 में सबसे पहले इन द एंड मिडल ऑफ द 90th सेंचुरी यूज़ हुआ। और कैसे यूज़ हुआ, पहले क्या होता था, अगर लिंग्विस्टिक्स नहीं था तो पहले क्या था, वो भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। हम इंसान जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है, ज़ाहिर सी बात है। तो वो लैंग्वेजेस बोलते हुए जो हम इंसान अपने सोसाइटी में, समाज में इंटरेक्शंस करते हैं, उनके बारे में जब स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है। यानी साइंटिफिक क्या है, जब एक सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, वही साइंटिफिक होता है। और इसके बारे में हम बात भी करेंगे, साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है, डिटेल से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सही है कि जब किसी चीज़ के बारे में हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक। तो हम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, इट इज़ नोन एज linguistics, simply to understand it. Next is for the first time in the modern day linguistics, it was influenced by the comparative method. Okay, comparative method of study क्या है? कंपेरेटिव मेथड ये है कि आज जो हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, वो तो फर्डिनेंड डी सॉसर की जब काम सामने आया और हम सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक में फ़र्क समझ रहे हैं। अब सिंक्रोनिक क्या है, डायक्रोनिक क्या है, वो भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिंपली टू अंडरस्टैंड इट, ये सही है कि कंपेरेटिव स्टडी मेथड ऑफ स्टडी और लिंग्विस्टिक्स ये था कि 90th सेंचुरी में जब लोग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते थे, तो वो क्या करते थे, वो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते थे। कंपैरिजन करने के बाद कि हिस्टोरिकली एक लैंग्वेज किस तरह डेवलप हुई है, क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं, और फिर रिकन्स्ट्रक्ट किस तरह हुआ है वो स्ट्रक्चर। तो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में वो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते थे, और कंपैरिजन करने के बाद वो दूसरे लैंग्वेज के बारे में डेवलपमेंट करते थे। यानी उसमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फोन्स के बारे में, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी जो आज हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में फिर डेवलपमेंट होती थी। तो इट वाज द कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो आज के मॉडर्न डे के जो लिंग्विस्टिक्स है, इट वाज फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन मिडल ऑफ 19th century, 1847 में for the first time the term linguistics was used. And who were the writers, who were the contemporaries of that time? Bob Rasmus Risk and Jacob Grimm. They were the renowned linguists of that time, जिन्होंने comparative method of linguistics पर काम किया। आगे बढ़ते हुए हम ये पढ़ेंगे कि आज का जो लिंग्विस्टिक्स है, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि एब्रप्टली अचानक से हमारे पास ये टर्म लिंग्विस्टिक्स सामने नहीं आया, बल्कि इसके पीछे बहुत ही काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है हिस्टोरिकली इस पर। और सो इट हैज़ एंशिएंट रूट्स स्ट्रेचिंग बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ ममालिक, डिफरेंट ममालिक से गुजरता हुआ वहाँ के लिंग्विस्ट जो थे, वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने अपने अपने लैंग्वेजेस पर काम किया, और आखिरकार हमें आज का जो लिंग्विस्टिक्स है वो मिला।
So let's go to study about the history of linguistics के कहाँ से काम शुरू हुआ, कौन कौन से ममालिक में काम हुआ और कैसे कैसे काम होता गया और फिर आखिरकार हमें मॉडर्न डे लिंग्विस्टिक्स मिला. So for the first time it was the work was done by Panini in India in 500 before Jesus Christ. इंडिया में पैनिनी एक स्कॉलर थे. उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पर काम किया, संस्कृत लैंग्वेज को कंपोज किया. एक वर्क उन्होंने एक किताब एक कंपाइल की जिसका नाम था हश्तादाई. ओके, हश्तादाई इट इज़ बेसिकली अ पर्शियन वर्ड हश्तादाई. सो इट मीन्स 8 चैप्टर्स. उन्होंने हश्तादाई को जब लिखा कंपाइल किया, सो इट वाज द कंप्लीट ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को एक जनरेटिव वे में नेचर में डाला और यानी उसमें जब आज हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के, तो हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स फिनोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी साउंड्स, पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, पैटर्न ऑफ साउंड्स को पढ़ते हैं और साथ साथ में हम मॉर्फोलॉजी पर काम करते हैं, हम सिंटैक्स पर काम करते हैं. मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है, सेमेंटिक्स में साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो हम पढ़ते हैं. तो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में जब हम काम करते हैं, रूल्ड बेस्ड काम करते हैं, तो पैनिनी ने 500 बिफोर जीसस क्राइस्ट यानी उस सेंचुरी में उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में एक बुक लिखा हश्तादाई 8 चैप्टर्स और उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के कंप्लीट ग्रामर लिखा. तो इस तरह से एक लैंग्वेज पर कंप्लीटली काम हुआ और आगे बढ़ते हुए ये काम आजकल के जो इसको हम समझ सकते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स, जो आज हम फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, रूल्स है, इसमें जनरेटिव नेचर मौजूद है, ये सिस्टमेटिक्स वे में हम इस पर काम कर रहे हैं. तो हश्तादाई बाय पैनिनी इट वाज द सेम थिंग एट दैट टाइम एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द फाउंडेशन, यानी बुनियाद है एक किस्म की फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स की. और आगे बढ़ते हुए ये तो इंडिया की बात थी संस्कृत लैंग्वेज की. और ग्रीस में हम ग्रीस को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं जब किसी भी स्टडी के बारे में हम पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे लिंग्विस्टिक्स हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, फ़िलासफ़ी हो, हम ग्रीक फ़िलासफ़र्स ग्रीक स्कॉलर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. एंड माय फेवरेट एरिस्टोटल और उसी के साथ उनके उस्ताद प्लेटो, उन्होंने 5th and 4th सेंचुरी बिफोर जीसस क्राइस्ट उन्होंने काम किया किस चीज़ पर, फ्रेजेस वर्सेस नोमोस, यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज. वहाँ से ग्रीस में ग्रीक स्कॉलर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल उन्होंने डिस्कस किया. अब फ्रेजेस क्या है, फ्रेजेस ये है कि नेचर यानी हम इंसानों का जो नेचर है सोसाइटी में रहते हुए हमारे नेचुरल बिहेवियर्स भी होते हैं और फिर हम उन्हीं नेचुरल बिहेवियर्स को किस चीज़ के ज़रिए से एक दूसरे तक पहुँचाते हैं. लाजमी सी बात है, लैंग्वेज की ज़रिए हम ही एक दूसरे के साथ बयान करते हैं. तो physics nature of the human beings and human society versus nomos it means लॉ. ओके, उन लोगों ने इस चीज़ को डिटेल से इस पर डिबेट किया और नोमोस नेचर और लॉ, यानी एक तो नेचुरल हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारी जो मेंटलिटी है वो नेचर है, लेकिन जिस तरह से फिर हम सोसाइटी में आते हैं, बढ़ते हैं, वक्त के साथ सोसाइटी हमें शेप करते हैं अपने अंदाज से, तो वहाँ पर कुछ लॉज होते हैं एंड ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, तो उसके मुताबिक हम चलते हैं. तो उन लोगों ने जब इस पर काम किया, इस पर डिबेट किया फिजिक्स वर्सेस नोमोस पर, तो उन लोगों ने नेचर ऑफ लैंग्वेज पर भी काम किया. और लेटर स्कॉलर्स वहाँ के उस ज़माने के डेनिस स्ट्रैक्स उन्होंने क्या लिखा, इन्फ्लुएंशियल ग्रामर लिखा. किस लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज का ग्रामर लिखा. तो इस तरह से लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ कल्चर्स में काम होता गया. और फिर मेसोपोटामिया 2nd सेंचुरी में बिफोर जीसस क्राइस्ट उन लोगों ने, वहाँ के मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने काम किया. स्क्राइब्स दिस टर्म इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो मुख्तलिफ फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन थी उन लोगों की. तो वो उन लोगों ने भी काम किया और कंपाइल किया लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जो अर्ली लेक्सिकोग्राफी जिसको कहा जाता है. तो स्क्राइब्स जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे, स्पेशलाइजेशन जिनका मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में था, उन लोगों ने काम किया वर्ड्स पर, लिस्ट ऑफ वर्ड्स उन लोगों ने कंपाइल किया और
उसको हम अर्ली लेक्सिकोग्राफी भी कहते हैं। लेक्सिस जो आज हमारे वर्ड्स हैं हमारे पास मौजूद है जिनके ज़रिए से हम इंटरेक्शन करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, तो उन लोगों ने अर्ली लेक्सिकोग्राफी पर काम किया। और मेसोपोटामिया कौन सी कंट्रीज़ है, लाइक मॉडर्न डेज इराक, Turkey, okay, Iran, these countries, they were known as Mesopotamia at that time. So वहाँ पर भी second century before Jesus Christ scholars ने काम किया और language पर, और इस तरह से हमें वहाँ से भी चीज़ें मिली, list of words वहाँ से early lexicography मिली। आगे चलते हुए चाइना की बात करते हैं। चाइना मॉडर्न डे में भी सबके लिए सर दर्द बना हुआ है, जो आजकल की कुवत है, यानी आप सब जानते हैं कि किसकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए सर दर्द हैं। तो वहाँ पर उन लोगों ने चाइना में 2020 to 206 BCE और बिफोर जीसस क्राइस्ट वहाँ पर हैन डायनेस्टी थी। और तो उस हैन डायनेस्टी के दौरान वहाँ पर स्कॉलर्स ने, चाइनीज स्कॉलर्स ने काम किया फिलोलॉजिकल ट्रेडिशंस फोकसिंग ऑन करेक्टर्स, फिलोलॉजी एंड लेक्सिकोग्राफी ड्यूरिंग द हैन डायनेस्टी एंड लेटर। तो फिलोलॉजी क्या है, मज़े की बात यह है कि आज जो हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स को पहले लिंग्विस्टिक्स जो टर्म 1847 में जब तक ये टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इमर्ज नहीं हुआ था लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज के बारे में, तो क्या पढ़ा जाता था, फिलोलॉजी इसको कहा जाता था। तो फिलोलॉजिकल ट्रेडिशंस में उन लोगों ने कैरेक्टर्स पर फोकस किया और फिलोलॉजी यानी फोनेटिक्स, फिनोलॉजी पर उन लोगों ने स्पीच साउंड्स, पैटर्न ऑफ साउंड्स पर फोकस किया हैन डायनेस्टी में, और लेक्सिकोग्राफी वर्ड्स पर, पैटर्न ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स पर उन लोगों ने वहाँ उस वक्त के स्कॉलर्स ने काम किया उसके अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज के मुताबिक। तो वहाँ पर फिर हैन डायनेस्टी के बाद भी काम होता गया लैंग्वेज पर। और आगे चलते हुए हमें रोम यानी रोमन एम्पायर जो 55 बिफोर जीसस क्राइस्ट में जब ये इस्टेब्लिश हुआ यूरोप में, और फिर 450 एन डोमिनी तक वहाँ पर ये विराजमान रहा, रूल करता गया। तो इस दौरानिए में रोम जो रोमन स्कॉलर्स थे उन लोगों ने भी काम किया ग्रामर के बारे में, और उन लोगों ने क्या काम किया, बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक स्कॉलर्स, तो उन लोगों ने ग्रीक लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसको अडॉप्ट किया, उसमें चेंजेस लाए, और उसको चेंज किया किस चीज़ में, लैटिन लैंग्वेज में। तो इस तरीके से रोमन स्कॉलर्स ने लैंग्वेज में भी अपना हिस्सा डाला और काम किया। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, तो वहाँ उस वक्त के राइटर जो थे वो डोनेटस एंड प्रेसियन, ओके, इस तरह के मुख्तलिफ और भी राइटर्स थे, लेकिन रिनाउंड ये है। तो उन लोगों ने लैंग्वेज पर काम किया अपने ज़माने में, अपने उस वक्त के मुताबिक ग्रीक ग्रामेटिकल मॉडल्स को अडॉप्ट किया लैटिन लैंग्वेज में। फिर आगे बढ़ते हुए हम मिडिवल इस्लामिक वर्ल्ड यानी 8th सेंचुरी एन डोमिनी में जब हम बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक अरबिक लैंग्वेज पर राइटर्स ने काम किया। सिबवैया एक अरबिक स्कॉलर थे, उन्होंने जो ग्रामरियन था, उन्होंने डिटेल अरबिक ग्रामर पर काम किया डिटेल के साथ, और उन्होंने क्या किया, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स पर काम किया, यानी पैटर्न ऑफ वर्ड्स पर काम किया, वर्ड स्ट्रक्चर पर काम किया, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स यानी उन्होंने काम किया सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो इस तरीके से हम यहाँ से कहाँ से आ गए, यानी हम बिलतरतीब सिस्टमेटिक वे में हम इसको पढ़ रहे हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स को। इंडिया में 500 बिफोर जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले काम वहाँ से हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद है लैंग्वेजेस के बारे में। तो वहाँ से चलते हुए हम आए ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, 5th and 4th सेंचुरी 400 साल पहले तक आए, और फिर ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा। फिर मेसोपोटामिया जो इराक, टर्की, ईरान, ये जो कंट्रीज़ थे, वहाँ के स्क्राइब्स जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने काम किया। 2nd सेंचुरी बिफोर जीसस क्राइस्ट यहाँ आए, फिर चाइना, फिर 3rd सेंचुरी ऑफ बिफोर जीसस क्राइस्ट उनके स्कॉलर्स के बारे में उन्होंने जो काम किया था, रोमन एम्पायर पर आ गए। अब ये जीसस क्राइस्ट के बाद का ज़माना है, वह उसको हमने पढ़ा हिस्टोरिकली। फिर मिडिवल इस्लामिक वर्ल्ड यानी 8th सेंचुरी इन डोमिनी में हमने बात की। तो यहाँ पर भी स्कॉलर्स ने लैंग्वेज के बारे में काम किया है। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं 19th सेंचुरी इन डोमिनी में, यानी हम इस्लामिक जो अरबिक के बारे में हमने पढ़ा, मिडिवल इस्लामिक वर्ल्ड की लैंग्वेज के बारे में जब हमने पढ़ा, उसके बाद हम जंप करते हैं मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एज साइंस यानी 19th सेंचुरी में हम आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 19th सेंचुरी saw the rise of comparative historical linguistics। ये क्या है?
फिर वही बात जो मैंने पहले समझाई, कंपैरेटिव मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ये 19th सेंचुरी में वजूद में आया। और यहाँ पर लिंग्विस्ट क्या करते थे, स्कॉलर्स क्या करते थे जो लिंग्विस्टिक्स के बारे में स्टडी करते थे, वो एक लैंग्वेज को उठाकर दूसरे लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते थे, उनके बारे में, उनके रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में, उनके लैंग्वेज चेंज के बारे में, और साथ साथ में उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते थे। यानी कि वो ये देखते थे जब वो लिंग्विस्टिक्स या किसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, स्टडी करते थे, तो एक लैंग्वेज को उठाकर उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। फिर उसमें जो स्ट्रक्चरल वाइज किस तरह वो रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, यानी उसका पहले वक्त में, यानी फॉर एग्जांपल 9th सेंचुरी में एक वर्ड का स्ट्रक्चर एक किस्म का था, फिर 10th सेंचुरी में वो किस तरह चेंज हुआ, 11th सेंचुरी, 12th, 13th, 14th में वो वर्ड मुख्तलिफ सेंचुरीज़ में चेंज होता हुआ अब कैसा है, तो इसके बारे में स्टडी करते थे। तो वो स्टडी के जब लैंग्वेज चेंज के बारे में कि क्या क्या चेंजेस उस वर्ड में आए हैं, फिर वो जब चेंजेस आए तो किस तरह रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, उसका दूसरा शेप क्या बना, इस तरीके से वो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते थे और लैंग्वेज को डेवलप करते थे, आगे ले जाते थे, और फिर क्लासिफिकेशन करते थे। उसमें मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में पढ़ते थे कि पहले लैंग्वेज जो एक वर्ड था उस क्लास एक, फॉर एग्जांपल वो नाउन से ताल्लुक़ रखता था, अब वो प्रोनाउन बन गया है कैसे, इस तरह के एग्जांपल मैंने दिया है। इस तरह से वो डिस्कस करते थे स्पेसिफिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में। इस तरह का कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी हुआ है। और ये जो राइटर्स थे, ये जो हिस्टोरियंस थे, ये लैंग्वेज को एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के बारे में लेते थे, तो इस वजह से वो फिर हिस्टोरिकली उसको कंपेयर करते थे। अब आते हैं 19th सेंचुरी के बाद फिर 20th सेंचुरी में, यानी अर्ली 20th सेंचुरी, जब फर्डिनेंड डी सासोर का जब काम सामने आया, उसके वफ़ात के बाद, उसके डेथ के बाद उनके स्टूडेंट्स ने जब काम किया, उनके जो लेक्चर्स थे उनको कंपाइल किया और एक बुक का शेप दिया, कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स। तो वो द अर्ली 20th सेंचुरी पार्टिकुलरली विद फर्डिनेंड डी सासोर, ये स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड के एक लिंग्विस्ट थे। उन्होंने मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए लिंग्विस्टिक्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और फिर उसके लेक्चर्स को उसके स्टूडेंट्स ने उठाया उसके मौत के बाद, जिसको पोस्ट ह्यूमस कहते हैं। उसके मौत के बाद उसके स्टूडेंट्स ने उठाया और फिर कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स 1916 में एक बुक पब्लिश की। और इसमें जब 1916 में ये बुक पब्लिश हुआ तो लिंग्विस्टिक्स में जो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स था उसमें चेंज आया। अब वो क्या बना, वो अब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के बना वो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स पर ये शिफ्ट हुआ। इसमें क्या है, इट इज़ मॉडर्न स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, यानी पहले हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, अब मॉडर्न स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में ये काम शिफ्ट हुआ। यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि फर्डिनेंड डी सासोर ने ये तासुर दिया, पहले जो डायक्रॉनिक स्टडी थी, यानी एक लैंग्वेज को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता था, फिर उसके बाद उस पर स्टडी की जाती थी। लेकिन यहाँ पर सिंक्रोनिक वे ऑफ लैंग्वेज स्टडी पर वो शिफ्ट हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिस्ट्री में क्यों जाए, किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ उसको क्यों कंपेयर करें, जो लैंग्वेज आज है उसी के आज के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे और आज ही के एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट हम लैंग्वेज को समझेंगे। तो वो इस पर सिंक्रोनिक वे ऑफ लैंग्वेज स्टडी पर शिफ्ट हुआ। सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक के फिर अलग थेरीज़ है, इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर टाइमिंग आप ये समझे कि डायक्रॉनिक पहले था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, लैंग्वेज को कंपेयर करते थे दूसरे लैंग्वेज के साथ, लेकिन सिंक्रोनिक में ये था कि एट द सेम पॉइंट लैंग्वेज है क्या, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी शुरू हो गई। और ये काम हुआ कब, फर्डिनेंड डी सासोर जो स्विस लिंग्विस्ट थे, उसके कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स जब उनके स्टूडेंट्स ने पब्लिश किया, उसके बाद ये एक रिवोल्यूशन आया लिंग्विस्टिक्स में। और यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज सेल्फ कंटेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जो लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर है वो सेल्फ कंटेंट है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम आगे जाएंगे, डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आज दो लैंग्वेजेस, दो मुख्तलिफ, इंग्लिश एक ही लैंग्वेज है लेकिन इसमें दो मुख्तलिफ इंग्लिश मौजूद है हमारे पास, एक यूके का है, एक यूएस का है। यूएसए में एक किस्म का लैंग्वेज बोला जाता है इंग्लिश, और यूके में दूसरे किस्म का। तो यहाँ पर वो यूके और यूएस के इस दोनों एक्सेंट, इस दोनों
डायलेक्ट्स के होते हुए इंग्लिश को स्टडी करते हैं। एट द सेम पॉइंट वो इस इंग्लिश को पिछले दौर के इंग्लिश हिस्ट्री में जाकर कंपेयर नहीं करते। तो अब ये हिस्ट्री रही, हम 20th सेंचुरी तक आ गए और आज जो मॉडर्न डे लिंग्विस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं वो फर्डिनेंड डी सॉसर की जो इससे सिंक्रोनिक वे है, इसी को हम डिस्क्रिप्टिव जिसे कहते हैं, इसी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फाइनली क्या बना हमारे लिंग्विस्टिक्स का? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि लिंग्विस्टिक्स कहाँ से शुरू हुआ, इंडिया, फिर आगे चलते हुए ग्रीस, फिर चाइना, मेसोपोटामिया, इस्लामिक वर्ल्ड, और आगे चलते हुए हम 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी तक आप पहुँचे। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है, इनके मुख्तलिफ डेफिनेशंस भी होंगे, साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है, इंशाल्लाह ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।